डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। समंकों के प्रमुख लक्षण या विशेषताएं क्या होती है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। सो इन प्लूरल सेंस द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स विच आर सिस्टमैटिकली कलेक्टेड। बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अर्थ वे संख्यात्मक तथ्य जिन्हें व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है। तो उसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हुए, उसी अर्थ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे कि डेटा की क्या फीचर्स होती है, किस डेटा को स्टैटिस्टिक्स माना जाएगा, किस तरह के समंकों को सांख्यिकी माना जाएगा, तो उसमें क्या क्या फीचर्स होनी चाहिए। तो हम यहां पर जो मेन फीचर्स हैं डेटा की, समंकों के जो प्रमुख लक्षण हैं, उनको डिस्कस करना चाहेंगे। तो सबसे पहली फीचर जो आती है दैट इज एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। समंक तथ्यों के समूह होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। मान लीजिए यहां पर मैं एक नंबर लिखता हूं 5000। यह सिर्फ एक सिंगल नंबर है, एक अकेला अंक है, और यहां पर इस सिंगल नंबर से किसी भी तरह का कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता है, किसी भी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ एक नंबर है। इसीलिए यहां जो पहली फीचर आती है कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, यानी समंक तथ्यों के समूह होते हैं, एग्रीगेट्स होते हैं, कि अगर हमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन के बारे में डेटा गिवन है, कि जैसा एग्जांपल हम इंडिया का ही ले, कि हमें मालूम है 1981 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 91 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2011 में कितनी पॉपुलेशन थी। तो हम वहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे तथ्य आ गए हैं, बहुत सारे फैक्ट्स आ गए हैं, और उनकी स्टडी करने के बाद हम किसी तरह का कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक नंबर है तो हम उससे किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी बैट्समैन का इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है और वो अपने पहले मैच में 50 रन बनाता है, तो आपके पास सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है 50, आप उससे किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब वो 10-20 मैचेस खेल लेता है और उन सब इनिंग्स के स्कोर हमारे पास आते हैं, तो हम उसकी कंसिस्टेंसी का पता लगा सकते हैं और किसी तरह का कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इसलिए यहां पर पहली फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिक्स में डेटा की, कि एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स, समंक तथ्यों के समूह होते हैं, यानी सिंगल नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, उससे हम किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, किसी तरह का कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। अब बात करते हैं हम सेकंड फीचर की। सेकंड फीचर है न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास दो तरह की इंफॉर्मेशन, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। मान लीजिए किसी क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स की हाइट, उनकी लंबाई को हम मेजर कर रहे हैं, तो वहां पर अलग अलग मेजरमेंट्स आ रहे हैं और उसके बेस पर हम फिर से कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ इतना बात करें कि 10 स्टूडेंट जो हैं वो बहुत लंबे हैं, 10 स्टूडेंट जो हैं वो बहुत छोटे हैं, तो इस तरह से जब क्वालिटेटिव, गुणात्मक तथ्य हमारे सामने आते हैं, तो वहां हम उसे स्टैटिस्टिक्स के क्राइटेरिया में नहीं लेकर आएंगे। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम फैक्ट, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, उन फैक्ट्स को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, उन्हें संख्यात्मक रूप में माप सकें, ठीक है, उसी को ही स्टैटिस्टिक्स में शामिल किया जाएगा। तो सेकंड फीचर आती है कि हम फैक्ट्स को संख्यात्मक रूप में न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकें, संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत कर सकें। थर्ड आता है अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, कि जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, जो तथ्य हम कलेक्ट कर रहे हैं, वो उस पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है, उस पर अनेक
कारणों का प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर हम बात कर रहे हैं कि प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीजिंग एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा रिलेटेड टू प्राइस ऑफ पेट्रोल। मान लीजिए हम देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और विभिन्न समय अवधियों के अंदर पेट्रोल की क्या क्या कीमतें रही हैं, वो हमारे पास वहां पर उस तरह का डेटा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो वहां उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, सरकार की नीति क्या है। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि पेट्रोल की डिमांड क्या है। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि पेट्रोल की सप्लाई क्या है। तो इस तरह से किसी भी तरह का कोई भी तथ्य जब इकट्ठा कलेक्शन किया जाता है, उसे एकत्रित किया जाता है, तो वहां पर उस पर बहुत सारे कारणों का प्रभाव पड़ता है, अफेक्टेड बाय मल्टीपल कॉजेस। इन द सेम मैनर सपोज एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रही है उस पर सेंट्रल बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है, उसका प्रभाव पड़ता है। आपके यहां पर डिमांड फॉर मनी, सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, उनका प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी भी तथ्य को, किसी भी फैक्ट को जब एनालाइज किया जाएगा तो उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं, उसे जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनकी भी स्टडी की जानी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ फीचर की, कि इन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। कि जो डेटा है या तो उसका इन्यूमरेशन होगा या उसे एस्टिमेट किया जाएगा, यानी या तो उसकी संगणना होगी या उसका अनुमान लगाया जाएगा। अब आप जो फैक्ट्स जिसके लिए आप अपना रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं, आप अनुसंधान करने वाले हैं, या जिस प्रॉब्लम से रिलेटेड आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उस डेटा के लिए आप संगणना मेथड पे जाएंगे। संगणना मींस उसकी गणना की जा सकती है। इन्यूमरेटेड मींस एक्चुअल काउंटिंग, कि हम उसे गणना कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। और दूसरा अनुमान लगाना, एस्टिमेशन करना। अब आप अपने तथ्यों को इन्यूमरेट करेंगे या एस्टिमेट करेंगे, उसकी संगणना करेंगे या अनुमान करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी। आप जो रिसर्च कर रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, उसकी उद्देश्य क्या है और किस तरह का वाइड एरिया को आप कवर करना चाहते हैं, आप बड़े एरिया को कवर करना चाहते हैं या छोटे एरिया को कवर करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड लगाना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल सपोज आप अपनी क्लास से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप अपनी किसी कक्षा की समस्या का हल चाहते हैं और आप इंक्वायरी करना चाहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपनी क्लास के विद्यार्थी हैं, उनसे इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास जो मेथड होगा, क्योंकि आप उन्हें इजीली काउंट कर सकते हैं, तो वो इन्यूमरेटेड संगणना मेथड आप वहां पर लगाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि टीवी पर क्रिकेट मैच कितने लोगों ने देखा, तो अब हम उसे एक्चुअली काउंट नहीं कर सकते, तो हम अंदाजा लगाएंगे। या टीवी पर कोई न्यूज आई, उसे कितने लोगों ने देखा, तो हम अंदाजा लगाएंगे। तो वहां पर एस्टिमेशन या अनुमान मेथड चलेगा। तो ये आपकी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हैं, जो अनुसंधान आप कर रहे हैं, उसके उद्देश्य पर निर्भर करेगा। इसी तरह से हमारे पास जो फिफ्थ फीचर आती है डेटा की, अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कि जो तथ्य आप इकट्ठा कर रहे हैं वहां पर एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी शुद्धता की उपस्थिति वहां तथ्यों में होनी चाहिए। अब यहां पर रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी से क्या तात्पर्य है? जैसे मान लीजिए कि आप किसी विलेज के अंदर सर्वे कर रहे हैं, किसी गांव के अंदर आप सर्वेक्षण कर रहे हैं और वहां पर आप जो लैंड लोगों के पास अवेलेबल है, जो भूमि अवेलेबल है, उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो वहां पर एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि कम से कम, एक एग्जांपल हम छोटा सा ले रहे हैं, कि जो मेजरमेंट यूनिट है लैंड की वो कम से कम सेम हो। जैसे मान लीजिए कोई आपको बीघा में लैंड बता रहा है, कोई हेक्टेयर में लैंड बता रहा है, तो वहां पर आप उसे एक यूनिट में कन्वर्ट कर लें। तो इस तरह से रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यानी हमारे तथ्यों में शुद्धता होनी चाहिए। इसके बाद कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, कि आप जो तथ्य कलेक्ट कर रहे हैं उसे व्यवस्थित रूप से, योजनाबद्ध तरीके से आपको इकट्ठा करना चाहिए। यानी आप, ऐसा नहीं है कि अचानक कहीं भी चले गए और किसी भी तरह का डेटा कलेक्ट करने लग गए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव्स, आपको अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ेगा। फिर आपको अपना अनुसंधान का क्षेत्र, जो इन्वेस्टिगेशन एरिया है, वो आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आप अपने क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे, आप अपने प्रश्न फ्रेम करेंगे और उनके उत्तर आप लेंगे। तो
प्लान करके, एक योजना बनाकर सुव्यवस्थित तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। और फिर आता है प्री डिटरमाइंड पर्पस, जो मैंने इसी में आपको बताया कि जब भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। मान लीजिए आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहां की आर्थिक स्थिति, लोगों की आर्थिक स्थिति का पता लगाने के लिए आप सर्वेक्षण करना चाहते हैं, आप वहां का लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस पता लगाना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चंस। तो आप वहां पर लोगों की इनकम क्या है, उनका असेट लेवल क्या है, उनका एक्सपेंडिचर क्या होता है, आय व्यय परिसंपत्तियां, इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इस तरह से आपके उद्देश्य, अनुसंधान के उद्देश्य वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, आपके ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जो क्वेश्चंस हैं वो रिस्पोंडेंट से पूछने वाले हैं। तो प्री डिटरमाइंड पर्पस और उसके बाद प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, परस्पर तुलना योग्य, कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो इस तरीके से हो कि उनका कंपैरिजन किया जाए। अब यहां पर जैसे मान लीजिए सपोज A एंड B, देयर आर टू सेक्शंस, दो सेक्शन है A और B, और वहां पर स्टूडेंट्स के वेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, आप उनकी हाइट का कंपैरिजन कर रहे हैं, उनके मार्क्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यह समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स की हाइट, कि जो विद्यार्थी हैं उनकी ऊंचाई और पेड़ों की ऊंचाई, ट्रीज की हाइट, उनका अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो किस तरह का कंक्लूजन निकलेगा? तो यहां पर हम उन्हें तुलना नहीं कर सकते, वहां पर हम उनको तुलना योग्य समंकों को काम में हम नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो रिलेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो, कि हम इस तरह का डेटा इकट्ठा करें जिनका कंपैरिजन इजीली हो सके, जिन्हें परस्पर आपस में तुलना जिनकी की जा सके। और यहां पर इस तरह से हमारे पास टोटल 8 कैरेक्टरिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स की आती है, डेटा की आती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त।